गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, हमने पार्ट 5 में देखा था संरचनात्मक समव्यवस्था के बारे में, और संरचनात्मक समव्यवस्था में हमने आयनन समव्यवस्था को डिस्कस कर लिया था। आयनन समव्यवस्था की क्या पहचान थी कि वे ही संकुल आयनन समव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं जिनमें लिगेंड के रूप में भी और आयनन मंडल में भी आयन उपस्थित हों। ठीक है ना। अब हम बाकी संरचनात्मक समव्यवस्था को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आयनन समव्यवस्था थी, सबसे लेंदी थी। ठीक है ना। बंधन समव्यवस्था। ठीक है बेटा, बच्चों सबसे मेन बात यहाँ ये है कि आपको ये याद रखना या ये पहचान सीखनी है कि कौन से संकुल किस प्रकार की समव्यवस्था प्रदर्शित करेंगे, यानी उनकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे हम कि कौन से संकुल में कौन सी समव्यवस्था पाई जाएगी। ठीक है, जैसे आयनन मंडल की मैंने आपको बताया, आयनन समव्यवस्था की आयन मंडल में और लिगेंड के रूप में दोनों ही जगह जब ऋण आयन उपस्थित होते हैं तो आयनन समव्यवस्था प्रदर्शित होती है। अब बात है बंधन समव्यवस्था की। तो बंधन समव्यवस्था की पहचान है कि जिन संकुलों में उभय दंतुक लिगेंड पाए जाएंगे वो सभी बंधन समव्यवस्था प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए K4FeCN6 एवं K4FeNC। ठीक है, ये तो है साइनो और ये हो गया आइसोसाइनो, उभयदंतुक लिगेंड है ये। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा आइसोसाइनो। इसका नाम क्या है, आइसोसाइनोफेरेट सेकेंड। लिगेंड का नाम चेंज हो गया। ठीक है, देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट एंड पोटेशियम हेक्सा आइसोसाइनोफेरेट। ठीक है, वन मोर एग्जांपल ऑल्सो। सोडियम अब यहाँ क्रोमियम के साथ है H2O, 2 लिगेंड्स, OH2 लिगेंड्स एंड NO2। ठीक है, ये NO2 इज एम्बिडेंटेड यानी कि उभयदंतुक लिगेंड है। और यहाँ जब ये उभयदंतुक लिगेंड है, N से जुड़ा हुआ है, तो जब O से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ONO यानी कि नाइट्राइटो। बाकी लिगेंड इसमें उभयदंतुक नहीं है, इसलिए उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम डाई एक्वा। देखो इसमें 3 तरह के लिगेंड है। ये है एक्वा, A से स्टार्ट होगा। ये है हाइड्रोक्सो, H से स्टार्ट होगा। ये है नाइट्रो, N से स्टार्ट होगा। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो इसी ऑर्डर में आएंगे, पहले A फिर H फिर N। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम के बाद डाई एक्वा, डाई हाइड्रोक्सो, डाई नाइट्रो, क्रोमियम, क्रोमेट थर्ड। ठीक है ना। यह इसका नाम क्या हो जाएगा, इसकी सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये A से ही स्टार्ट है, ये H से स्टार्ट है, ये O नाइट्रो या N से स्टार्ट होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम डाई एक्वा, डाई हाइड्रोक्सो, डाई नाइट्रो, एन नाइट्रो या नाइट्राइटो, कुछ भी लिख सकते हैं हम, क्रोमेट थर्ड। ठीक है ना, नाम में केवल इतना सा ही चेंज आएगा। यहाँ तो आएगा डाई नाइट्रो और यहाँ होगा एन नाइट्रो, या हम नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर। ठीक है, देखो और एग्जांपल बता देती हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए कोई चीज़ कि हमें पकड़ना है। यहाँ देखो इसमें हमें अब से ये पूछ जाए कि इस संकुल में कौन सी समव्यवस्था होगी, तो आपको झट से पकड़ना है कि अरे ये रहा उभयदंतुक लिगेंड है भैया इसमें तो, और उभयदंतुक लिगेंड है तो भैया ये तो बंधन समव्यवस्था दर्शाएगा ही दर्शाएगा। ठीक है ना। तो हमें जब इसका बंधन सामग्री बनाना है, कुछ नहीं करना, केवल इस उभयदंतुक लिगेंड का बंधन बदलना है। देखो CONH3 एज इट इज है, Cl2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल यहाँ NO2 लिखा हुआ था तो हमने क्या लिख दिया, ONO लिख दिया। तो भैया एक ही पहचान है यहाँ, क्या कि अगर किसी संकुल में हमें उभयदंतुक लिगेंड दिख जाए तो वहां पर बंधन समव्यवस्था जरूर ही पाई जाएगी। उभयदंतुक लिगेंड कौन कौन से बताइए आपको, साइनो है, नाइट्रो है, थायोसाइनेटो, साइनेटो, है ना। ये कुछ लिगेंड है जो उभयदंतुक लिगेंड हैं। अब देखो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, बताइए K4MnCN6 और CSFeCl4 दो अलग अलग संकुल हैं, बहुत स्थायी संकुल हैं, दोनों में से कौन सा बंधन समव्यवस्था दर्शाएगा। आगे ना समझ में झट से क्या कि इसमें लिगेंड कौन सा है, Cl यानी कि क्लोरो, इसमें लिगेंड कौन सा है, Cn यानी कि साइनो। भाई बच्चों ये तो उभयदंतुक लिगेंड नहीं है, लेकिन ये तो है, और जब इसमें ये बंधन उभयदंतुक लिगेंड है तो भैया ये ही बंधन समव्यवस्था दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा। समझ में आ गया ना, क्लियर। अब बच्चों अगली समव्यवस्था है हाइड्रेट समव्यवस्था। हाइड्रेट मतलब जल के अणु। तो भैया इनकी पहचान क्या है, तो इनकी पहचान है कि जिन संकुलों में
हमें जल के अणु दिखाई दें H2O, चाहे वो समन्वय मंडल में हो या आयनन मंडल के साथ क्रिस्टलन जल के रूप में हो, जल के अणु होना जरूरी है। नाम ही है हाइड्रेट यानी कि जल के अणु। तो जहां हमें जल के अणु दिखाई दें वहीं हाइड्रेट समवायता प्रदर्शित हो जाएगी, और इनके रंग भी अक्सर तो सभी समन्वयों के रंग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम, CrCl3 6H2O। अब देखो Cr की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ तो अपने पास 6 तो पानी के अणु हैं और 3 क्लोरीन भी है, 9 चीज हो गई, तो 9 की 9 एंटिटी में तो नहीं समा सकती। तो इसमें से हम कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिगेंट के रूप में ले दिया और तीनों क्लोराइड आयंस को हमने बाहर आयनन मंडल में ले लिया। तो इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ये पर्पल कलर का है, इसमें सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में प्रेजेंट हैं। अब हमने क्या किया, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर ले आए, तो एक क्लोरीन को अंदर ले गए, क्योंकि हमें समन्वय संख्या तो 6 पूरी करनी ही है ना। तो एक Cl को अंदर ले गए और तो एक पानी का अणु बाहर निकाल दिया। तो अभी ये हो गया CrH2O5 Cl Cl2.H2। तो यहाँ इसका नाम क्या होगा, पेंटा एक्वा क्लोरोक्रोमियम थर्ड क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। अब इसमें क्रिस्टलन जल के रूप में क्या आ गया, एक पानी का अणु आ गया। और एक पानी का अणु आने से देखो रंग बदल गया, जब कोई पानी का अणु नहीं था तो इसका बैंगनी रंग था, एक पानी का अणु आते ही इसका रंग हो गया हरा नीला। और अगर हम एक Cl को और ले जाएं अंदर, ठीक है ना, एक Cl को और अंदर ले गए तो हमें एक पानी का अणु और निकालना पड़ेगा बाहर, क्योंकि समन्वय संख्या तो 6 ही हो सकती है, 6 अणुओं से ज्यादा लिगेंड अंदर हो ही नहीं सकते। तो जब 4 अणु अंदर हैं और 2 अणु बाहर हैं तो ये डाईहाइड्रेट हो गया। ठीक है, टेट्रा एक्वा डाईक्लोरिडो क्रोमेट थर्ड क्लोराइड, डाईहाइड्रेट। और डाईहाइड्रेट होते ही इसका रंग हो गया गहरा हरा, जैसे बिल्कुल सेम यही ग्रीन कलर होता है। ठीक है ना। अब बच्चों हम ये सोचें कि और एक पानी के अणु को बाहर निकाल दें, सारे के सारे क्लोरीन को अंदर ले जाएं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों क्लोरीन को जब हम अंदर ले जाएंगे तो बाहर आयनन मंडल तो बचेगा ही नहीं। याद रखना, हाइड्रेट समवायता तभी संभव है जब जल के अणु आयनन मंडल के साथ हों। हम तीनों के तीनों क्लोरीन को अंदर ले जाएं और 3 पानी के अणु बाहर निकाल दें तो बाहर आयनन मंडल समाप्त हो जाएगा। क्या, जब पानी का अणु आयनन मंडल के साथ पाया जाएगा आयनन मंडल में, तो ही वो हाइड्रेट समावता दर्शाएगा, अदरवाइज नहीं दर्शाएगा। क्लियर। देखो तो एग्जाम्पल, और यहाँ देखो इसमें H2O आ गया, एक पानी का अणु आ गया, इसका मतलब इसमें हाइड्रेट समावता हो सकती है। तो H2O को बाहर ले जाएं, जब H2O को बाहर ले जाएंगे तो एक लिगेंड कम हो जाएगा, तो एक लिगेंड को अंदर ले आओ, एक Cl को अंदर ले आए, तो देखो अब ये बन गया मोनोहाइड्रेट और ये विदाउट हाइड्रेट था। यहाँ देखो, यहाँ भी हमने एक पानी का अणु लिख दिया COENClH2O। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर जब एक पानी का अणु आ गया यहाँ, तो यहाँ CO की समन्वय संख्या 4 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जब एक पानी के अणु को बाहर ले गए तो Cl अंदर चला गया, तो ये भी मोनोहाइड्रेट बन गया। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ ये पहचान क्या है कि आपको ये याद रखना है कि जिनमें भी जल के अणु समन्वय मंडल या आयनन मंडल के साथ पाए जाएंगे वहीं हाइड्रेट समावयवता होगी। क्लियर। अगली समावयवता है अपनी उप सह संयोजन या समन्वयी समावयवता। ठीक है ना। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है कि जहां भी आपको एक ही संकुल में 2 एंटिटी नजर आए, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों ही जटिल हों, तो वहां हमेशा समन्वयी समावयवता पाई जाएगी। और इनमें क्या होता है, लिगेंडों का आदान प्रदान हो जाता है। जिस धातु से पहले एक लिगेंड जुड़ा हुआ था वो उन लिगेंडों को दूसरी धातु को दे देता है। देखो जैसे एग्जाम्पल, क्रोमियम के साथ यहाँ 6 अमोनिया लिगेंड जुड़े हुए हैं और यहाँ कोबाल्ट के साथ 6 क्लोरीन लिगेंड क्लोरो लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। नाम क्या हुआ इसका, हेक्साएमीन क्रोमेट थर्ड। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया था। ये तो एक एंटिटी का नाम होगा, इस एंटिटी का नाम हेक्सा क्लोरोक्रोमेट कोबाल्टेट थर्ड। क्रोमियम के साथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि धनात्मक एंटिटी में था, कोबाल्ट के साथ हमने 8 लगा दिया क्योंकि ऋणात्मक एंटिटी में है। अब हम क्या करें, लिगेंडों को एक्सचेंज करेंगे। तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम गलती क्या करते हैं जनरली कि मैंने कहा लिगेंडों को एक्सचेंज कर देंगे तो सारे के सारे Cl यहाँ लिख दिए, तो सारे के सारे NH3 यहाँ लिख दिए। ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब सारे Cl को हम यहाँ लिखेंगे तो ये एंटिटी ऋणात्मक हो जाएगी।
ऋणात्मक एंटिटी को पहले नहीं लिखा जाता, पहले हमेशा धनात्मक एंटिटी को लिखा जाता है। तो पहले तो हमने लिगेंडों का एक्सचेंज किया कि CO के साथ सारे अमोनिया जोड़ दिए और Cr के सारे के सारे क्लोरीन जोड़ दिए। फिर हम देखेंगे कि कोबाल्ट के साथ जब अमोनिया को जोड़ते हैं तो इस पर तो प्लस आवेश आ जाएगा, और सारे क्लोरीन को जब क्रोमियम के साथ जोड़ेंगे तो इस पर माइनस आवेश आ जाएगा। तो एंटिटीज को हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैंने कर दिया CONH3 CrCl6, यहाँ CO के साथ समूही अमोनिया है तो ये आगे लिख दिया है, Cr के साथ सभी क्लोरो आए तो इसको हमने पीछे लिख दिया है। तो इसका नाम हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साक्लोरोक्रोमेट थर्ड। क्लियर? ठीक है। इसी प्रकार देखो और एग्जाम्पल FeEN3 और PtCl6, या Fe के साथ, ये याद रखना बेटा, इसमें बहुत इजी और सिंपल चीज है ये कि जब इस प्रकार की जो एंटिटी होंगी तो पहली एंटिटी में हमेशा कोई ना कोई उदासीन लिगेंड होगा, तभी तो धनावेश शेष बचेगा, और दूसरी एंटिटी में हमेशा ऋणात्मक लिगेंड होंगे, याद रखना। और फॉर्मूला बनाने का तरीका भी है, जरूरी नहीं हम इन लिगेंड्स को इन्हीं को ही रटें, हम अपने हिसाब से भी कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ जैसे मैंने Fe के साथ EN3 लगाए, समन्वय संख्या 6 है तो EN3 लगा दी कि एथिलाइन डायमीन द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है ना। तो इस पर ऐसे कैसे जितना भी चार्ज होगा ऐसे कैसे बच जाएगा, यहाँ +2 चार्ज है, ऑक्सीडेशन यहाँ इसकी सेकंड है। तो फिर Pt के साथ हमने 6 के 6 Cl लगा दिए तो इस पर -2 चार्ज बचेगा, बैलेंस हो गया। इसका नाम क्या हुआ, स्ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन आयरन या फेरम सेकंड, और इसका नाम होगा हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट, ऋणात्मक है ना ये, प्लेटिनेट फोर्थ। अब हमने क्या किया, सारे EN तो Pt के साथ लगा दिए और सारे क्लोरीन Fe के साथ लगा दिए। तो जैसे ही क्लोरीन Fe के साथ लगेंगे ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसको हमें बाद में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो Pt के साथ सभी EN लगाए तो ये पहले आ गया, है ना। यानी सूत्र लिखने के तरीके में हम ये कह सकते हैं कि लिगेंडों के साथ हमने धातुओं को बदल दिया, लिगेंड वहीं की वहीं है, धातु बदल दी है, पर वास्तव में लिगेंड बदले गए हैं। ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन प्लेटिनम फोर्थ हेक्साफ्लोरो आयरन। ठीक है ना, सेकंड। ठीक है ना, क्लियर। जहां हमें दो एंटिटी नजर आएंगी वहीं पर समन्वयी समावयवता संभव होगी। ठीक है ना। अगली समावयवता है हमारी लिगेंड समावयवता। इसमें हमें ये पहचान करनी है कि लिगेंड समावयवता में हमेशा केवल वे ही संकुल भाग लेते हैं जिनमें एरोमेटिक लिगेंड पाए जाते हैं। ठीक है ना। एरोमेटिक लिगेंड जिनमें बेंजीन वाले होती है, और एरोमेटिक लिगेंड यानी बेंजीन वाले पर जब कोई प्रतिस्थापी जोड़ते हैं तो 3 प्रतिस्थापियां सब बंधन स्थितियां हो सकती हैं। ऑर्थो यानी जिसको अपन 1-2 पोजीशन कहते हैं, पैरा यानी कि 1-4 पोजीशन कहते हैं, मेटा यानी कि 1-3 पोजीशन कहते हैं। तो इसमें लिगेंड खुद ही अपनी बंधन स्थिति को बदल रहा है, धातु परमाणु नहीं बदल रहा, धातु परमाणु वही है लेकिन उसकी पोजीशन बदल जाती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, ये देखो क्लोरोफेनिल के एग्जाम्पल देखते हैं अपन। क्लोरोफेनिल के एग्जाम्पल में यहाँ से अगर लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है धातु परमाणु से, क्लोरीन यहाँ है तो इसको 1-2 पोजीशन कहेंगे, यानी ये है ऑर्थोक्लोरोफेनिल। अगर हमने क्लोरीन को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, कहीं क्लोरीन तो वहीं की वहीं है लेकिन धातु के साथ इसका उपसर्जन बंध यहाँ से बन रहा है तो ये मेटा पोजीशन हो गई, तो इसको कहेंगे मेटाक्लोरोफेनिल। और अगर लिगेंड यहाँ से जुड़ा हुआ है और क्लोरीन यानी जो भी प्रतिस्थापी वो यहाँ जुड़ा हुआ है तो ये 1-4 पोजीशन हो गई, तो इसे कहेंगे हम पैराक्लोरोफेनिल। ठीक है ना। यानी कि लिगेंड समावयवता कहाँ पाई जाएगी, केवल और केवल उन संकुलों में जिनमें एरोमेटिक लिगेंड पाए जाते हैं। और अपनी लास्ट संरचनात्मक समावयवता होती है उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता। ठीक है। इसकी क्या पहचान है, जिनमें सेतु लिगेंड पाए जाते हैं। अभी सेतु लिगेंड क्या होगा, ये तो नया नाम आ गया ना, सेतु लिगेंड, सेतु मतलब पुल यानी 2 चीजों को जोड़ने वाला। तो ऐसे ही कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो 2 केंद्रीय धातु परमाणुओं से एक साथ जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम सेतु लिगेंड कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोक्सो लिगेंड सेतु लिगेंड है। ठीक है ना। और ये NH यानी एमिडो, ये भी एक सेतु लिगेंड है। अब देखो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं COCr, 2 धातुएं दिख रही हैं एक साथ, NH3 Cl2OH NH, सेतु लिगेंड को हमने ऐसे शो किया है। ठीक है ना। ये 2 सेतु लिगेंड है इसमें, तो हमने पहले सेतु लिगेंड लिखी OH और
NH, उनसे दोनों धातुओं को जोड़ दिया CO और Cr। अब बाकी जो 6 अमोनिया के अणु और 2 क्लोरीन हैं, इनको हमें विभाजित करना है। इनमें तो हम 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो हमने क्या किया, सारे के सारे अमोनिया पहले एक तरफ लगा दिए, फिर बाकी जो बचे दूसरी तरफ लगा दिए और क्लोरीन को लगा दिया। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड। फिर हाइड्रोक्सो और एमिडो, इसमें से एमिडो ए से स्टार्ट होगा और हाइड्रोक्सो H से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में एमिडो पहले आएगा। सेतु लिगेंड को म्यू से दिखाया जाता है। म्यू का मतलब है सेतु लिगेंड है। म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो। डाई एमीन, डाई क्लोरिडो, क्रोमियम थर्ड, +2 आवेश इसके ऊपर, इसका मतलब आयन। ठीक है ना। दूसरी स्थिति क्या हो सकती थी, दूसरी स्थिति ये भी हो सकती थी कि दोनों तरफ हम अमोनिया को भी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते और क्लोरीन को भी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते। क्या मतलब इसका, देखिए यहाँ हमने क्या किया है, वही O और NH सेम है, ठीक है ना। यहाँ C और Cr एज इट इज। अब हमने 6 अमोनिया में से 3 अमोनिया इधर क्रोमियम से जोड़ दी, 3 अमोनिया इधर कोबाल्ट से जोड़ दी, 2 क्लोरीन थे तो 1 क्लोरीन इधर कोबाल्ट से जोड़ दी, 1 क्लोरीन इधर क्रोमियम से जोड़ दी। ये सिमेट्रिक कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम होगा ट्राई एमीन क्लोरो या क्लोरिडो, कुछ भी लिखे हैं हम, कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, ट्राई एमीन क्लोरो, क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक है, क्लियर। यानी कि जहां हमें ये ब्रिज लिगेंड्स यानी कि सेतु लिगेंड दिखाई दें, सूत्र में हमें पता चल जाता है सेतु लिगेंड का, उनमें इस तरीके से ऊपर बार सर्किल सा लगा हुआ होता है, कर्व लगा हुआ होता है। ठीक है ना। तो जहां हमें सेतु लिगेंड दिखाई देंगे वो सभी हमेशा उप सह संयोजन स्थिति समाव्यक्ता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्लियर क्या कि आयनन समाव्यक्ता कहाँ पाई जाएगी। तो बच्चों आयनन समाव्यक्ता किस में पाई जाएगी, जिनमें आयंस होंगे। कहाँ कहाँ, लिगेंड के रूप में भी और आयनन मंडल में भी। बंधन समाव्यक्ता की क्या पहचान थी, जिनमें उभय दंतुक लिगेंड पाए जाएं, साइनो, नाइट्रो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो वगैरह वगैरह। हाइड्रेट समाव्यक्ता, जहाँ जल के अणु लिगेंड के रूप में भी हों और आयनन मंडल में जल भी उपस्थित हों। समन्वय समाव्यक्ता कहाँ पाई जाएगी, जहां पर धनायन भी जटिल हो और ऋणायन भी जटिल हो, यानी कि 2 एंटिटी पाई जाए। लिगेंड समाव्यक्ता की पहचान है कि उनमें एरोमेटिक लिगेंड पाए जाने चाहिए, और उप सहसंयोजन स्थिति समाव्यक्ता की पहचान है जिनमें सेतु लिगेंड पाए जाने चाहिए। इस तरीके से आपकी संरचनात्मक समाव्यक्ता आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।